सभी को नमस्कार। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए। सभी स्टूडेंट जो जितने भी लाइव आ चुके हैं सभी लोग कमेंट कीजिए। आज सुबह क्लास हुई थी 11 बजे पेपर 2 की। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी तो वो जाकर देख ले, क्योंकि आज की क्लास पर जो है स्टूडेंट कम थे। तो आज क्लास हुई है कितने बजे? 11 बजे हिंदी साहित्य की। तो 11 बजे वाली क्लास देखना ना भूलिए। ठीक है, तो 11 बजे वाली क्लास देखना ना भूलिए सभी स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में आए हैं एक बार कमेंट कीजिए। जितने स्टूडेंट आए क्लास में एक बार क्लास को कमेंट कीजिए, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है हमारा खत्म होने वाला है। और जो है मूल्यांकन प्रणाली जो है हम शुरू करेंगे। जो है आज और कल में मूल्यांकन शुरू करेंगे। मूल्यांकन जो है हमारा अंतिम टॉपिक है। ठीक है, मूल्यांकन हमारा अंतिम टॉपिक है। उसके बाद जो है ये जो है खत्म हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमने चार्ट के 4 प्रकार देखे: समय चार्ट, ग्राफिक चार्ट, तालिका चार्ट और चित्र चार्ट। आपको पता है समय चार्ट क्या होता है? ऐतिहासिक तिथियों का कालक्रमानुसार शासन, जिसमें ऐसे चार्ट जिसमें समय के बारे में बताया जाता है, जिसमें टाइम जहां पर मेंशन होता है वो समय चार्ट में आता है। ग्राफिक चार्ट क्या होते हैं? सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रस्तुत किया, यानी कि गणित में प्रयोग किया जाता है। इसे गणित में प्रयोग किया जाता है। और उसे ऊपर वाला जो समय चार्ट इतिहास के लिए ज्यादा उपयोगी है, इतिहास के विषय के लिए। और जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तब भी जो है ये चार्ट हम प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या है, एक तरफ ग्रंथ लिखते हैं हम, दूसरी तरफ उसका समय लिखते हैं, वो भी समय चार्ट में आता है। तो ये किसके लिए उपयोगी है? इतिहास के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इतिहास के स्टूडेंट के लिए क्या उपयोगी है? ये है इतिहास विषय के लिए उपयोगी। और ये किसके लिए? गणित विषय के लिए उपयोगी है। और तालिका चार्ट में जो है क्रमबद्ध ढंग से किसी घटना या प्रक्रिया के पदों को प्रस्तुत किया जाता है। ये किसके लिए उपयोगी है? विज्ञान के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे हम हिंदी साहित्य में प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर किसी दूसरे विषय में। हम सभी विषयों में प्रयोग कर सकते हैं जहां पर हमें समय चार्ट की या फिर ग्राफिक चार्ट की या फिर तालिका चार्ट की उपयोगिता लगे तो हम प्रयोग कर सकते हैं। और फिर अंत में चित्र चार्ट, ये ज्यादा प्रयोग कहां पर किया जाता है? छोटी कक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ये चार्ट के 4 प्रकार है, लेकिन ये चारों प्रकार जो है हम कभी भी और किसी भी विषय में प्रयोग कर सकते हैं अगर उसकी जरूरत हो तो। ठीक है, जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। और टीचर ये जो है अपनी जरूरत के अनुसार इन सारे चार्ट का उपयोग करता है। तो एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं सारे स्टूडेंट की, कितने स्टूडेंट आए हैं। स्नेहा जी प्रणाम। तो ये चारों चार्ट आपको समझ आ गए? रोजी जी शुभ संध्या। सीमा जी गुड इवनिंग। सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो ये चारों चार्ट आपको समझ आ गए हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला। यह हमारा आज का टॉपिक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये जो हमारा परिषद है,
एक परिषद क्या है, नेशनल परिषद है, जिसमें जो अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है, हर साल बुलाया जाता है इसमें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसमें क्या है, वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग होती है। अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको भी बुलाया जाएगा, आपको भी ये करना होता है। जैसे हम स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे टीचर को भी पढ़ाया जाता है। जैसे हमारी परीक्षा होती है वैसे टीचर की भी हर साल में 1-2 बार परीक्षा होती है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो तो आपको जो है हर साल में एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, वहां पर आपको पढ़ाया जाता है नई नई टेक्निक्स, और फिर आपकी एग्जाम भी ली जाती है वहां पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्तमान में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, एजुकेशन, और प्रशिक्षण जब प्र लग जाता है तो क्या है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, दोनों में अंतर है, शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण यानी कि एजुकेशन देना, पढ़ाना सिखाना, लेकिन प्रशिक्षण, अब ये बताइए प्रशिक्षण किसे दिया जाता है, एजुकेशन में प्रशिक्षण किसे दिया जाता है। सुरभि जी नमस्ते। सुरभि जी की क्लास रुक रही है, बाकी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, क्या सभी की क्लास रुक रही है, एक बार कमेंट कीजिए। मेरे यहां से तो मैं देख रहा हूं क्लास ठीक है। अच्छा सुरभि जी, एक बार आप रिफ्रेश कीजिए क्लास को, यूट्यूब को जो बंद करके फिर से स्टार्ट कीजिए लिंक को, तो शायद ठीक हो जाए, या फिर क्वालिटी जो है कम कर दीजिए। ठीक है, स्नेहा जी का उत्तर सही है, प्रशिक्षण हम टीचर को देते हैं और हर साल सारे टीचर को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण किसे दिया जाता है, विद्यार्थी को। ठीक है, तो प्रशिक्षण का अंग्रेजी में शब्द क्या है, अंग्रेजी में प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से आप जल्दी समझ जाओगे। प्रशिक्षण थोड़ा हार्ड शब्द है, लेकिन ट्रेनिंग शब्द जो है बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, शिक्षण यानी कि एजुकेशन। ठीक है, तो तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्तमान में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्था में दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए। तो दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए, और लगभग जो सारे स्कूलों में हो चुका है, जो अच्छे स्कूल है उनमें दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। कहां से, केंद्र से आया, राष्ट्र से, केंद्रीय फरमान है तो सबको लागू करना पड़ता है। और सबसे पहले लागू कहां पर होता है, गवर्नमेंट के स्कूल जो होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, या फिर जो जिला स्तर के विद्यालय जो होते हैं उन पर जो है जल्दी लागू हो जाता है। फिर प्राइवेट भी जो अच्छे स्कूल है वो भी जल्दी लागू कर लेते हैं। इस प्रयोगशाला में प्रत्येक स्तर की दृश्य श्राव्य सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला प्रभारी या निर्देशक को दृश्य श्राव्य सामग्री के क्षेत्र में प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रयोगशाला में निम्नलिखित उपकरणों की व्यवस्था करना अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। तो दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटीज में स्थापित की जाती है, और उसमें जो है एक प्रयोगशाला का जो है प्रभारी या फिर निर्देशक होता है। ये भी एक जॉब है, ये भी एक अच्छी जॉब होती है, इनकी सैलरी भी अच्छी होती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारे देश में जो है प्रयोगशालाएं ज्यादा तो स्कूलों में बनाई नहीं जाती, अगर बनाई भी जाती तो वहां पर किसी एक को जॉब नहीं दी जाती, जॉब वहां पर किसी को नहीं दी जाती, जो टीचर है वही काम कर लेता है वहां का भी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी जॉब जो है अभी देश में नहीं ली जाती, वरना जो बेरोजगारी कम हो जाती है हमारे देश की। तो बहुत सी जगह ऐसी होती है, जैसे प्रयोगशाला पर अलग से एक जो निर्देशक रखना चाहिए लेकिन रखा नहीं जाता। फिर दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला के उपकरण क्या होते हैं, इसमें होता है रेडियो, रेडियो ट्रांजिस्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर, फिर टेप रिकॉर्डर। आपको पता है टेप रिकॉर्डर पहले के जमाने में ऐसा होता था, जिसमें ऊपर ऐसा बटन होता था जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रेडियो और टेप रिकॉर्डर में अंतर है, रेडियो में हम क्या सुनते हैं, बात, गीत, गाने और जो समाचार सुने होंगे आपने, बड़ा सा रेडियो होता है, छोटे भी रेडियो होते हैं, मोबाइल में भी रेडियो होता है। लेकिन रेडियो क्या होता है, जिसमें हम सुन सकते हैं जो ऊपर से टेलीकास्ट हो रहा है, एफएम।
जो टेलीकास्ट होता है वो सुन सकते हैं। लेकिन टेप रिकॉर्डर क्या है, टेप रिकॉर्डर में हम, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ और अगर आप मेरे पास बैठकर अगर रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आपके फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है ना, वही रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पहले टेप रिकॉर्डर इस के द्वारा किया जाता था, क्योंकि पहले स्मार्टफोन नहीं थे और स्मार्टफोन में जो आज का रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो पहले एक डिवाइस हुआ करता था टेप रिकॉर्डर नाम से, अलग से, मोबाइल से बड़ा। तो आजकल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सारी जो है सुविधा आपको एक मोबाइल में मिल जाती है। कितने 1500 रुपए के मोबाइल में भी आपको ये सब कुछ मिल जाता है। 1500 रुपए में मोबाइल आते हैं आजकल और उसमें सारी सुविधाएं मिलती है। फिर है मैजिक लालटेन, और फिर ओवर द हेड प्रोजेक्टर, आपको पता है जो कि आपके स्कूलों में भी होता है, जो ऊपर लगाया होता है, ऊपर टंगा हुआ प्रोजेक्टर, जो कि सामने स्क्रीन पर, पर्दे पर लाइट छोड़ता है। फिर टेलीविजन यानी कि टीवी, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर और शिक्षण मशीन, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रो प्रोजेक्टर, स्लाइड्स प्रोजेक्टर, एपीडायस्कोप, जो आपको बताया था प्रोजेक्टर का ही पुराना रूप है। फिर फिल्म स्ट्रिप, कॉम्पैक्ट डिस्क और कंप्यूटर, ये सारे जो है प्रयोगशाला में होते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला सारे यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारे यहाँ पर पुणे यूनिवर्सिटी में भी लैंग्वेज लैब है, मतलब हिंदी की अलग से एक लैब है। लगभग 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ी सी लैब बनाई गई है यूनिवर्सिटी में। वहां पर ये सारे उपकरण, जैसे कि जो आधुनिक है, जैसे प्रोजेक्टर हो गए, स्क्रीन हो गए, डिजिटल बोर्ड हो गए, फिर कंप्यूटर्स हो गए, ये सारी, और फिर शिक्षण मशीन, ये सारे सब कुछ जो है रखे गए उसमें। और वहां पर स्टूडेंट, खास हिंदी के स्टूडेंट के लिए वो बनाया गया लैंग्वेज लैब है, वो भी प्रयोगशाला ही है, दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला। इस प्रकार से सारी यूनिवर्सिटी में होते। आप भी अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, वहां पर आपका एक लैंग्वेज लैब होगा, हिंदी के लिए होता है वो, पूरी तरह से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। वहां पर हिंदी के विद्यार्थियों को जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कंप्यूटर सिखाया जाता है। कंप्यूटर या फिर जो भी नई टेक्नोलॉजी है वहां पर सिखाई जाती है। ठीक है, तो टेलीविजन एवं वीडियो, यह अगला पॉइंट है हमारा। यह शिक्षा का आकर्षण व सबल साधन है। यह शिक्षा का आकर्षण और सबल साधन है। टेलीविजन एक महत्वपूर्ण दृश्य श्राव्य माध्यम है, जिससे विद्यार्थियों की देखने सुनने की ज्ञानेंद्रियों, देखने सुनने की कौन सी ज्ञानेंद्रिया है ये बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। देखने सुनने की ज्ञानेंद्रिया कौन सी है, का एक साथ उपयोग होता है। उपयोग कैसे होता है, साथ में होता है। इसके द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का शिक्षण हितकारी होता है। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बियर्ड ने वर्ष 1926 में किया था, यानी कि अभी टेलीविजन को 100 साल होने वाले, लगभग कुछ ही सालों में जो टेलीविजन 100 साल का हो जाएगा। लेकिन भारत में लगभग टेलीविजन कब आया था, 1950 उसके आसपास आया था, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था और नेहरू जी का शासनकाल चल रहा था, तभी कंप्यूटर्स भी आए, टेलीविजन ये सभी धीरे धीरे आए। लेकिन हमारे गांव में लगभग जब कब आए, गांव में लगभग 1990 तक जो है गांव में टेलीविजन आए थे। उससे पहले, और वहां भी जो है गांव का जो भी सबसे बड़ा अमीर आदमी है उसके पास थे टेलीविजन। तो सबके पास टेलीविजन लगभग 20-25 साल हुए है, 25 साल हुए, 25-30 साल ही हुए, 25-30 साल कि लोगों के पास इंडिया में टेलीविजन ठीक ठाक आने लगे। क्योंकि अभी तो काफी सस्ते हो गए, लगभग 5000 से जो है टेलीविजन की प्राइस शुरू हो जाती है। तो टेलीविजन का शिक्षा में योगदान सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व अभिवृत्ति का विकास होता है। जो विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय नहीं आ पाते, उन्हें भी समान शैक्षिक अवसर मिलता है। इसके माध्यम से भाषा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, योग, संगीत आदि विषयों से संबंधित आधुनिक व नवीन
तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। टेलीविजन के द्वारा विद्यार्थियों को पूरे विश्व में होने वाली शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी मिल पाती है, जिसके कारण वे नए नए प्रयोग करना सीखते हैं। तो टेलीविजन के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको टेलीविजन पता है क्या होता है। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर अभी तक आया नहीं है। स्नेहा जी कहाँ जाना है? क्लास तो ठीक चल रही है ना? सभी लोग कमेंट कीजिए। मैंने पूछा था ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, तो आंख और कान जो है देखने सुनने की ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम टीवी देख सकते हैं। बिना आंखों के और कानों के जो है टीवी का लुत्फ नहीं उठा सकते। तो मैंने देखने और सुनने की ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, मैंने पूछा था प्रश्न, किसी ने उत्तर नहीं दिया। देखने और सुनने की ज्ञानेंद्रिय होती है, देखने वाली ज्ञानेंद्रिय है आंखें और सुनने की ज्ञानेंद्रिय है कान, जिससे आप सुनते हो। और ये दो अगर आपके पास है तो आप टीवी देख सकते हो, यानी कि टीवी का पूर्ण रूप से 100% प्रयोग कर सकते हो। और जिन विद्यार्थियों के पास सुनने और देखने की क्षमता नहीं है, वो टेलीविजन से जो है शिक्षा नहीं ले पाते। ये एक नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो हर बच्चा जो है आपकी तरह देख और सुन नहीं पाता, तो उनको भी हमें शिक्षा देनी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मर्यादा क्या है कि जो विद्यार्थी देख और सुन नहीं पाता, वो विद्यार्थी टेलीविजन के द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। तो भारत सरकार ने टेलीविजन पर बहुत ही ज्यादा, आज से नहीं, लगभग 1980 के आसपास से आप देखिए बहुत से दूरदर्शन पर कार्यक्रम आपको दिखाई देंगे। साहित्य के लिए, साहित्य पर, कृषि पर, विज्ञान पर, हमेशा आप अगर दूरदर्शन डीडी न्यूज चैनल इसको देखे तो उस पर हमेशा कार्यक्रम आते रहते हैं विद्यार्थियों के लिए। और जब कोरोना टाइम था, लॉकडाउन था, तो हमारे नेशनल चैनल जो है, जैसे दूरदर्शन आपको पता है गवर्नमेंट का चैनल है, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है, सरकार ने, और दुनिया अपने भारत का पहला चैनल भी वही है दूरदर्शन। पहले जो दूरदर्शन टेलीविजन को पूर्ण रूप से जो है सरकार कंट्रोल करती थी पहले, क्योंकि उस पर एक ही चैनल आता था दूरदर्शन, जो कि सरकारी था। लेकिन फिर प्राइवेटाइजेशन जब हुआ इंडिया में, फिर बाकी चैनल्स भी आ गए। तो दूरदर्शन अभी भी, दूरदर्शन और डीडी के जितने भी चैनल है वो सारे जो है सरकार ओन करती है, और वहां पर जो है अलग अलग प्रकार के जो है कार्यक्रम लिए जाते हैं हमेशा। जैसे लॉकडाउन में कक्षा 1 से लेकर लगभग 6-7 तक शायद जो है सुबह कुछ क्लासेस होती थी, फिर बाद में जो है 10वीं तक कुछ क्लासेस हमेशा डीडी चैनल पर होती थी। आपने देखा होगा लॉकडाउन पर, लॉकडाउन जब लगा था तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ने ये परियोजना बनाई थी कि उन्होंने नेशनल न्यूज चैनल जो थे डीडी, दूरदर्शन, इस पर जो है विद्यार्थियों के लिए क्लासेस रखी थी। उसी के साथ साथ जो है स्वयं प्रभा जो है, ये जो है गवर्नमेंट के फ्लैगशिप 2 प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है दूरस्थ विद्यार्थी, जहाँ पर रिमोट लोकेशन होती है, जहाँ पर शिक्षा ठीक से नहीं पहुंच पाती, जैसे कश्मीर में ऐसी पहाड़ियों में जहाँ पर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वहां पर के भी विद्यार्थी इंटरनेट के सहारे पढ़ पाए, इसके लिए उन्होंने स्वयं प्रभा जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए थे इंडिया ने, जहाँ पर आपको बहुत सी जो है नॉलेज मिलती है और फ्री में डिग्रियां भी मिलती है। वहां पर पूरा डिग्री पाने के लिए पैसे भरने होते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए फ्री है वहां पर। आप वहां वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे काम टेलीविजन से होते हैं। और टेलीविजन से हम क्या क्या माध्यम से क्या सीख सकते हैं? हम भाषा सीख सकते हैं। भाषा में क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, तमिल और बाकी जो भी 22 मान्यता प्राप्त भाषा है वो सारे भाषा सीख सकते हैं। विज्ञान सीख सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा। और अगर आप दूरदर्शन चैनल कभी देखा होगा तो आपको ये सारे प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे उस पर, ठीक है। योग, संगीत, ये सारे। और जिस शहर से आप, जिस राज्य से आप हो, उस राज्य में उस भाषा में ये सारे प्रोग्राम लिए जाते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हो तो ये सारी जो है मराठी में जो है विज्ञान पर बात की जाती है, स्वास्थ्य पर बात की जाती है, कृषि पर बात की जाती है। अगर महाराष्ट्र में देखोगे, या फिर अगर यूपी में देखोगे तो वहां पर हिंदी में जो है कार्यक्रम लिए जाते हैं। अगर आप साउथ में जाओगे, तमिलनाडु, तो वहां पर तमिल में, कर्नाटक जाओगे तो जो है
कनाडा में जो है सारे प्रोग्राम्स लिए जाते हैं इन सभी पर। इससे क्या है, टेलीविजन द्वारा विद्यार्थियों को पूरे विश्व में होने वाली शैक्षिक गतिविधियों का जानकारी मिलती है, जैसे कि आपको पता है। और आजकल ये जो है टेलीविजन की जगह मोबाइल ने ये स्थान ले लिया है, लेकिन टेलीविजन से भी जो है देश दुनिया की बात आपको पता चलती है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय दिवस हमसे हमारे कौन से है, जल्दी कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय दिवस हमारे कौन से है? उत्सव, पर्व, मेले, महापुरुषों के जन्म दिवस से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम एवं त्याग की भावना का विकास होता है। जैसे कि हमने एजुकेशन में पहले पढ़ा था कि हमें इमोशनली जो है उनको स्ट्रांग बनाना है, देश प्रेमी बनाना है। तो उनके लिए क्या करना होगा, महापुरुषों के बारे में, उत्सवों के बारे में उनको जानकारी देनी होगी, जिससे राष्ट्र एकता का भाव महसूस कर सके। ये एजुकेशन में आता है, स्कूल एजुकेशन में आता है। और एक कार्यक्रम जो टीवी पर भी दिखाए जाते हैं, जिससे वहां पर भी स्टूडेंट देख पाए। तो राष्ट्रीय दिवस कौन से है हमारे, कमेंट कीजिए जल्दी। राष्ट्रीय दिवस कौन से, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जैसे कि हमारे पंतप्रधान अभी थोड़े दिन पहले ही परीक्षा पर चर्चा, जो कि उनका हर साल प्रोग्राम होता है, वो भी नया प्रोग्राम जो इसमें ऐड हो चुका है, उसको भी आपको याद रखना है। परीक्षा पर चर्चा कौन सी है, परीक्षा पर चर्चा कौन लेता है, हमारे वर्तमान के पीएम, ठीक है, ये भी इसी में आता है। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर। हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए, हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं। हम, आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी बैंक में जाते हो आप, या फिर होटल में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो जहां पर आपको कंप्यूटर दिखाई देता है, वो कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर हम नॉर्मली यूज करते हैं, जल्दी बताइए। और ये भी बताइए राष्ट्रीय दिवस कौन से हमारे। सुरभि जी का भी उत्तर आया शायद, सुरभि जी का जो है, स्नेहा जी, सभी का शायद वीडियो काफी डिले चल रहा है क्या। कंप्यूटर दिवस, सुपर कंप्यूटर, हम सुपर कंप्यूटर नहीं यूज करते। हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक पार्ट, एक प्रकार है। सारे कंप्यूटर्स में जो पावरफुल कंप्यूटर में आता है सुपर कंप्यूटर, लेकिन उसके ऊपर भी अभी रिसर्च, उसके ऊपर भी अभी हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ गए, और फिर एआई कंप्यूटर्स भी अभी आ गए। वो कंप्यूटर जो है अभी इसके ऊपर है। जैसे कुछ साल पहले जो है भारत में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जो है पुणे में ही था, टाटा ने बनाया था। टाटा आपको पता है, टाटा कंपनी का पुणे में एक सुपर कंप्यूटर है। पुणे में क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। जब वो लॉन्च हुआ था तब भारत के सबसे बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक था। अभी कंप्यूटर शिक्षा का एक अच्छा स्रोत है। और जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा था, ये तो टाइप्स हो गए। स्नेहा जी आप सही कह रहे हैं, स्नेहा जी, सीमा जी, आप सभी का उत्तर सही है, ये टाइप्स हो गए कंप्यूटर के। लेकिन मैंने प्रश्न क्या पूछा है, आप कौन सा कंप्यूटर यूज करते हो, या फिर मैं जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, अभी मेरे पास जो कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, या फिर आपके घर में जो कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, उसके बारे में पूछ रहा हूं। हम कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप और मैं, या फिर आप जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हो, या फिर मेरे पास जो कंप्यूटर है उसका, वो कौन सा कंप्यूटर है, टाइप। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये टाइप्स हो गए। और एक टाइप है जो कि सबसे नॉर्मल है और जिसे हम नॉर्मली कंप्यूटर कहते हैं, वो कौन सा कंप्यूटर है, जल्दी कमेंट कीजिए, 2 मिनट में कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं उत्तर। कंप्यूटर शिक्षा का एक अच्छा स्रोत है। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में कंप्यूटर ने, जी सीमा जी का सही है उत्तर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हम यूज करते हैं। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में कंप्यूटर ने शिक्षण को प्रभावी बनाया है। वर्तमान में प्रत्येक स्कूल व कॉलेज में कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब सभी के स्कूलों में अभी अनिवार्य रूप से है।
आपके भी स्कूल कॉलेज में होगा। किसी के स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर लैब नहीं है तो कमेंट कीजिए जरा, अगर किसी के स्कूल में नहीं है या फिर कॉलेज में नहीं था, एमए में नहीं था, जिसके माध्यम से पठन पाठन में सहायता मिलती है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा सामग्री को नोटपैड एवं वर्डपैड में फाइलों के रूप में तैयार करके रख सकते हैं। नोटपैड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐप है नोट नाम की, उस पर जो है आप नोट्स बना सकते हो। और वर्डपैड कौन सी है? हम जो माइक्रोसॉफ्ट की यूज करते हैं, वर्ड नाम की जो एप्लीकेशन यूज करते हैं हम, जो एमएस ऑफिस में आती है। एमएस ऑफिस में बाकी ऐप्स के में एक ऐप आती है जिसका नाम है वर्ड। उसमें हम अगर अपना काम रखते हैं सेव, तो उसकी बात हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, एमएस का अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस, उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए। ओएस 5 जैसा दिख रहा है लेकिन वो ओएस है। ओएस का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है? तो वर्डपैड का अर्थ क्या है? एमएस वर्ड के बारे में बात की जा रही है। नोटपैड यानी कि नोट, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नोट है। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक नोट आता है, ठीक है। तो फाइलों के रूप में तैयार करके रख सकते हैं और समय समय पर इसका सदुपयोग कर सकते हैं। विभिन्न पुस्तकों को ई बुक द्वारा जो है के रूप में डाउनलोड करके विद्यार्थी अपने अध्ययन को तुलनात्मक रूप से बेहतर बनाते हैं। तो ई बुक आपको पता है, जो आप पीडीएफ कहते हो बुक का, वो ई बुक में आती है। जो पीडीएफ आप कहते हो वो ई बुक में आती है, लेकिन जो हम पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हैं वो थोड़ा इलीगल होता है। ओरिजिनली ई बुक कहाँ पर मिलते हैं आपको पता है? अगर आपको ऑफिशियली ई बुक लेनी है तो आपके लिए आपको जाना पड़ता है अमेजोन का एक है किंडल ऐप, उस पर, वहां पर लीगली आपको ई बुक्स मिलती है, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो इलीगल है। अगर हम कोई कॉपीराइट वाला मटेरियल पढ़ते हैं, कॉपीराइट जिस किताब पर कॉपीराइट है उसका पीडीएफ बनाकर अगर हम सेंड करते तो इलीगल है। लेकिन नॉर्मली जो है इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आपको ई बुक्स पढ़ना है लीगल तरीके से, तो आपको कहाँ पर जाना होगा? आपको जाना होगा किंडल ऐप पर, अमेजोन की है। और बहुत सी दूसरी है गूगल बुक प्ले बुक नाम से, गूगल की एक ऐप है, वहां पर भी आपको ई बुक मिलती है। वहां पर आपको पैसे देने होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हम कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन का किंडल आपको पता ही है, गूगल का जो प्ले बुक नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उस पर भी जो है आपको ई बुक्स मिलते हैं। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क, इलेक्ट्रिक मशीन भी कहते हैं। कंप्यूटर में शिक्षण कार्य के लिए कंप्यूटर में शिक्षण कार्य करने के लिए इसकी कुछ विशेष भाषाओं जैसे बेसिक, दूसरा क्या है कोबाल, और तीसरा क्या है पस्काल, और उसके बाद क्या है फोर्ट्रेन इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण में कंप्यूटर निम्न रूप में उपयोगी है। पहला है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, दूसरा है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, और तीसरा क्या है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, और आखिरी क्या है कंप्यूटर एज अ सिमुलेटर यानी कि आभासी द्वारा दिखाया जाना, सिमुलेट करना, जो वर्तमान में नहीं होता। जैसे आपने रेसिंग कार की गेम्स खेले होंगे, तो वहां पर आपको गेम में क्या एक कार मिलती है, लेकिन वो ओरिजिनल कार नहीं होती, लेकिन आप उससे जो है
आभासी माध्यम से जो है उसे खेल पाते हो, वहां पर दूसरे कार साथ है, आप लेफ्ट राइट लेते हो तो उसे क्या कहते हैं, सिमुलेशन करना, यानी कि नकल करना, किसी असली दुनिया का नकल करके जो है सॉफ्टवेयर में बनाना, तो उसे सिमुलेशन कहा जाता है। तो सिमुलेटर द्वारा जो है ये सब कुछ किया जाता है, ये कंप्यूटर के उपयोग है। ठीक है, इसके बाद है नाटकीय अभिनय। यह एक ऐसी संरचना प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाला और निरीक्षणकर्ता दोनों में सम्मिलित रहते हैं। शाब्दिक व अशाब्दिक माध्यम से अभिनय किया जाता है और विचार की अभिव्यक्ति तथा मनोरंजन के द्वारा विद्यार्थियों को स्थायी ज्ञान प्रदान किया जाता है। नाटक से पूर्व उसका उद्देश्य बताया जाना चाहिए। नाटक की भाषा सरल, बोधगम्य, आंचलिक या स्थानीय होनी चाहिए। आंचलिक आपको पता है आंचलिक का अर्थ क्या है, क्योंकि सारे विद्यार्थी साहित्य के हैं तो आंचलिक का अर्थ बताइए। या स्थानीय होनी चाहिए। नाटक अभिनय के कुशल संचालन हेतु शिक्षक को दक्ष होना चाहिए, तभी उद्देश्य सफल होगा। नाटक अभिनय के कुछ प्रकार जो विद्यालय में सामान्यतः देखने को मिलते हैं। पहला है औपचारिक नाटकीय अभिनय, दूसरा है अनौपचारिक नाटकीय अभिनय, और तीसरा क्या है साइको ड्रामा, और चौथा क्या है मूक अभिनय। मूक अभिनय वो होते हैं जिसमें शाब्दिक में, यानी कि मुंह से बोला नहीं जाता, मुंह से हम बोलते नहीं है। जैसे कि हमारी इंडिया की जो फर्स्ट फिल्म थी वो भी मूक थी, जो इंडिया में पहली फिल्म बनाई गई थी हरिश्चंद्र पर, राजा हरिश्चंद्र पर, जो कि हमारे भारत की पहली फिल्म थी। शायद 1912 में ही बनाई गई थी ना वो, 2012 में 100 साल हुए थे फिल्म इंडस्ट्री को। लगभग 1912 के समय एक मूक फिल्म बनाई गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट है, पहली पिक्चर है वो भारत की जिसमें आवाज नहीं है, पूरी तरह से जो है सिर्फ अभिनय पर ध्यान दिया गया। इसका अच्छा उदाहरण क्या है, टॉम एंड जेरी, आपने सभी ने देखा होगा टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी में जो है ना टॉम ना जेरी दोनों ही बात नहीं करते, वो भी मुख्य अभिनय है। तो इस प्रकार का अभिनय अगर हम मंचों पर करते हैं तो उसे मुख्य अभिनय कहा जाता है। और साइको ड्रामा आपको पता है आपने हिंदी में एब्सर्ड नाटक पढ़े होंगे, उसमें भी जो है साइको ड्रामा दिखाया जाता है। यहाँ पर मन के जो है भाव, इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, मन में उठने वाले भाव, उन सभी पर जो है ज्यादा जोर देकर जो नाटक लिखा जाता है उसे साइको ड्रामा में रखा जाता है। ठीक है, तनावपूर्ण जो आज की जिंदगी हो गई है, ये जो आधुनिक ड्रामा है, क्योंकि आज की जो जिंदगी हमारी हो गई जिसमें इतना सारा जो तनाव होता है, उससे जो उत्पन्न हमारे मन की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को अगर दिखाया जाए तो साइको ड्रामा में आते हैं। इस पर अच्छा काम हिंदी में किसने किया है, भुवनेश्वर ने किया है। और उपन्यास में आप अगर आगे को देखिए, उन सभी को देखिए, वो भी उनका भी जो है साइको ड्रामा, अगर वो नाटक लिखते तो वो साइको ड्रामा में आता है, जहां पर मन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आप सभी को पता है, रिकॉर्डिंग का प्रयोग प्राय किसी पाठ की प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। शैक्षिक वार्ताओं एवं शैक्षिक विवेचनों को इसके माध्यम से पुनर्जीवित कर शिक्षण को सजीव व प्रभावशाली बनाया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में रिकॉर्डिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिकॉर्डिंग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है, ये 3 प्रकार है उसके। हाँ, गूगल का प्ले बुक, जी जी, स्नेहा जी का उत्तर सही है। आंचलिक की परिभाषा स्नेहा जी ने जो सही दी है। ठीक है, हाँ सभी का सही है। अभी रिकॉर्डिंग पर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको पता है, जैसे कि आपके फोन में रिकॉर्डिंग होती है, पहले के लिए एक डिवाइस आता था रिकॉर्डिंग का अलग से। पहला है फोनोग्राफिक रिकॉर्डिंग, फिर दूसरा क्या है तार रिकॉर्डिंग, और तीसरा क्या है टेप रिकॉर्डिंग। ये हमारे जन्म से पहले ये तीनों जो है खत्म हो चुके थे। टेप रिकॉर्डिंग लगभग 2004 तक भी दिखाई देती है। अगर आपने शक्तिमान जो टेलीविजन देखा होगा, उसमें जो है जो कैरेक्टर था गंगाधर, शक्तिमान का दूसरा रूप, उसके हाथ में रिकॉर्डिंग का टेप रिकॉर्डर आपने देखा होगा।
या फिर जो उसकी सहायिका थी, साथ में जो मित्र थी, वो भी जो है टेप रिकॉर्डर रखती थी। अगर पुरानी फिल्म आपने देखी होगी तो ये आपको टेप रिकॉर्डिंग दिखेगी, फिर तार रिकॉर्डिंग होती है और फिर फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग। इनको क्यों पढ़ना है हमें? ये बंद तो हो चुके हैं, सारे तीनों ही बंद है, लेकिन क्या है कि परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमको इनके नाम याद रखने होंगे, क्योंकि ये उपयोग में तो नहीं आएंगे हमारे आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आते हैं इस पर, पुराने डिवाइस पर, इसलिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है। शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन। शिक्षण मशीन के प्रवर्तक सिडनी एल प्रेसी, इनका नाम याद रखिए, ये नाम नोट कीजिए, इतना नाम नोट कीजिए। सिडनी एल प्रेसी थे, उन्होंने 1920 के मध्य इसे विकसित किया था। ये भी याद रखिए, शिक्षण मशीन का विकास हुआ उसका 1920। और कौन है इसके प्रवर्तक? सिडनी एल प्रेसी। प्रेसी है, प्रियसी नहीं है, वरना प्रियसी बोल दोगे आप। शिक्षण मशीन एक तांत्रिक युद्धित युक्ति है। युद्धित युक्ति यानी कि गैजेट। यह उस कार्यक्रम पर निर्भर करती है जो प्रस्तुत प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जो विद्यार्थियों को एक निश्चित चुनौती के साथ सीखने का मौका प्रदान करती है, तत्काल ही उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। शिक्षण मशीन का संचालन स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया जाता है। शिक्षण मशीन दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? संरचित, पूर्वरचित, उत्तरयुक्त मशीन और बहुचयन मशीन। इसमें उदाहरण है ग्लाइडर, ये सारे जो अभी प्रयोग में आते, डिस्क मशीन, टाइपराइटर मशीन, एवं दृश्य श्राव्य मशीन संचारित उत्तरयुक्त मशीन। यानी कि दृश्य श्राव्य में कौन सा आएगा? कंप्यूटर पीसी जो है दृश्य श्राव्य में आएगा। टाइपराइटर आपको पता है, डिस्क मशीन, ये सारे जो पुराने हैं। तो अभी वर्तमान में शिक्षण मशीन कौन सा प्रयोग किया जाता है हमारे द्वारा? पीसी का, पर्सनल कंप्यूटर का जो प्रयोग किया जाता है शिक्षण मशीन के लिए। ये जो पहले जो 1920 उसके समय में ये सारे प्रयोग होते थे। ठीक है। तो आज जो है मूल्यांकन प्रणाली, ये हमारा आखिरी टॉपिक है पेपर वन के टीचिंग एप्टीट्यूड का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मूल्यांकन प्रणाली। इसके बाद जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। सीमा जी आपने देखा, अच्छी बात है। तो मूल्यांकन प्रणाली ये हमारा अंतिम टॉपिक है। मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ निर्णय प्रदान करना है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? निर्णय प्रदान करना। आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर एक नए शब्द मूल्यांकन को काम में लिया जा रहा है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कि आपको ये इस पर जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसको नोट कीजिए। पूछा जाता है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या नहीं। जैसे असत्य कथन चुनिए, इस प्रकार के जो है में आता है मूल्यांकन निरंतर चलती है। क्योंकि आपको लगेगा कि मूल्यांकन परीक्षा होने के बाद कहाँ मूल्यांकन होता है, या फिर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ी मेरा मूल्यांकन कराया जाएगा। लेकिन मूल्यांकन एक ऐसी प्रणाली है जो निरंतर चलती है, ये आपको याद रखना है। न खत्म होने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्णय प्रदान करना। मूल्यांकन का सीधा अर्थ क्या है? रिजल्ट जो आपको मिलता है एग्जाम के बाद, वो एक प्रकार का मूल्यांकन है, वो एक मूल्यांकन का एक पार्ट है। लेकिन हम दो प्रकार के मूल्यांकन देखते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है? गुणात्मक मूल्यांकन होता है। सबसे पहले महात्मा गांधी का कथन देखेंगे, विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा हो। तो महात्मा गांधी क्या चाहते हैं कि मूल्यांकन किसके द्वारा हो? शिक्षक द्वारा। और होता भी विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक ही द्वारा, शिक्षक द्वारा होना चाहिए मूल्यांकन, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं।
फिर एक कोठारी आयोग, जिसके अध्यक्ष कोठारी थे, लेकिन ये पूरे आयोग ने ये व्याख्या दी है, केवल कोठारी ने नहीं दी, पूरे आयोग ने दी है। कोठारी आयोग का क्या है? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है। देखिए आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। तो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली यानी कि जब हम पूरे एक साल में पढ़ते हैं उसका हम अंत में मूल्यांकन करते, उस सारे को एकत्रित करके हम सिलेबस में पेपर में डाल देते। तो एकीकृत भाग है। मूल्यांकन क्या करता है कि हमने जितना पढ़ा है पूरे साल में, तो पेपर में पूरे साल का सारा टॉपिक आ जाता है, इंपॉर्टेंट। तो क्या किया हमने, पूरे साल को एकत्रित किया, और आपका भी जो पूरे साल में जो पढ़ा है उसका भी जो एकत्रीकरण किया जाता है कि जब आप रिजल्ट देखते हो कि पूरे साल में आपने कितना समझा, वो आपके एक रिजल्ट में ही पता चल जाता है। तो उसे क्या करते हैं हम, एकीकृत भाग है मूल्यांकन, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षणिक उद्देश्य से पूरी तरह संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक के निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। तो ये प्रभाव किस पर डालता है? ये विद्यार्थी की अध्ययन आदतों, यानी कि वो अच्छा पढ़ रहा है, बुरा पढ़ रहा है, सारी जो रिजल्ट में आपको पता चल जाता है। और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि अगर एक कक्षा में देखिए अगर सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, सारे के सारे, तो वहां पर 2 शिक्षक को दिया जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन से केवल विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होता, टीचर का भी मूल्यांकन हो जाता है इनडायरेक्टली। अगर आपकी एग्जाम ली जाए और अगर आपके सारे के सारे स्टूडेंट के अगर उत्तर गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर मेरे विद्यार्थी में से अगर सारे विद्यार्थी अगर उनसे अगर जैसे पिछली वाली जो पीपीटी है, जैसे रिकॉर्डिंग या फिर शिक्षण मशीन से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए और अगर आप सारे के सारे उत्तर दिए, अगर उत्तर ना दे पाए, तो उसमें किसका मूल्यांकन होगा? शिक्षक का मूल्यांकन होगा कि शिक्षक ने ठीक से पढ़ाया नहीं। अगर सारे विद्यार्थी उत्तर ठीक से दे रहे तो इसका मतलब कि शिक्षक भी अच्छा पढ़ा रहा है। तो विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन विद्यार्थी के मूल्यांकन में ही हो जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता करता है। सुधार में सहायता किस प्रकार करता है? जैसे अगर किसी एक विद्यार्थी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या है, अगली बार जो है उस मार्क्स पर जो है उस विषय पर जो है फिर से जो है ज्यादा प्रयास किया जा सकता है। जैसे आपने अगर आपकी स्कूल की मार्कशीट दिखी होगी, पुरानी स्कूल की मार्कशीट, तो जैसे मेरी स्कूल की मार्कशीट में भी जो है एक कोना ऐसा होता था जिसमें जो है 2 प्रकार की बातें होती थी। ऊपर लिखा जाता कि किस विषय में ये विद्यार्थी अच्छा है, और नीचे लिखा जाता किस विषय में वो पूरा है। हर साल में आपके भी स्कूल में ऐसा मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा। तो ये क्या है, अगले साल के लिए यहाँ पर जो है लिखा जाता था ये विषय में ये कच्चा है विद्यार्थी, तो अगले साल का टीचर वो देखेगा, पढ़ेगा कि इसका इसी विषय में जो है कम रुचि है और कम अध्ययन है, और लेकिन इसके ये विषय जो अच्छे है, तो जो विषय अच्छे है उसे और अच्छा बनाया जाता है, और जो कच्चे विषय है यानी कि जो खराब विषय है उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। तो ये मूल्यांकन का फायदा है। मूल्यांकन से क्या है, हमारी जो भी गलतियां हो रही है उसको हम सुधार सकते हैं। जैसे अगर आपने पिछले साल नेट का एग्जाम दिया होगा और आपके जो फर्स्ट पेपर में कम मार्क आए होंगे, तो फिर उसका बाद आपने मूल्यांकन किया होगा कि आपने 10 यूनिट में आपके कहां पर मार्क कट रहे हैं, 10 यूनिट्स में आपका कौन सा टॉपिक है जो खराब है, तो उस टॉपिक पर जो है आपने ज्यादा फोकस किया होगा, जिससे इस बार जो परीक्षा होगी उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये मूल्यांकन का जो है फायदा होता है। तो मूल्यांकन सीधी सरल बात है, इसमें ज्यादा डाउट किसी का होगा नहीं। अगर किसी का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट है? कल मूल्यांकन प्रणाली को शुरू करने वाले हैं। कल जो है ये लास्ट टॉपिक है मूल्यांकन। कल से जो है हम मूल्यांकन प्रणाली को पढ़ाने वाले हैं, जो कि थोड़ा आज हमने शुरू किया है।
और कल ये पढ़ाकर जो है लगभग 2-3 दिनों में इसको खत्म कर देंगे हम। और फिर इसके फर्स्ट पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है क्वेश्चन लेकर जो हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड यूनिट पर। जैसे कि एक बात मुझे बताइए आप कि रिसर्च एप्टीट्यूड को जो है आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर पढ़ाया गया था, तो हमारा ये यूनिट अब लगभग खत्म होने वाला है, फर्स्ट यूनिट। तो इसके बाद हमें शोध लेना है। आप शोध चाहते हो या फिर आईटीसी चाहते हो या फिर कम्युनिकेशन वाला चाहते हो, संप्रेषण, कौन सा जॉब टॉपिक शुरू करना है इसके बाद मूल्यांकन के बाद? एक बार कमेंट कीजिए सारे स्टूडेंट। क्योंकि जो बेसिक जो शॉर्ट फॉर्म में जो है पहले ही आपको जो टेलीग्राम यहाँ पर जो है बाकी टीचर्स ने पढ़ाया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये कल परसों 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद कौन सा पढ़ना है आपको? संप्रेषण पढ़ना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ना है, या फिर लोक विकास और पर्यावरण, या फिर उच्च शिक्षा प्रणाली? कौन सा टॉपिक शुरू करना है आप एक बार बताइए। आईटीसी पढ़ाना है, आईटीसी ठीक है, आईटीसी तो अच्छा है मेरा सबसे ज्यादा। संचार भी आ रहा है, संचार और आईटीसी। शोध को आपको कैसे पढ़ाया गया था? शोध आप सभी को समझ आया है? शोध जो पढ़ाया गया था सभी को ठीक से समझ आया है? क्योंकि सेकेंड यूनिट हमारा शोध है इसके बाद। तो शोध को डिटेल में पढ़ना है या फिर सीधा इसके आगे पढ़ना है? शोध को लेना है या नहीं, या फिर सारे स्टूडेंट ठीक से समझ गए शोध को, या फिर शोध को भी लेना है इसके बाद? ये भी जरा बताइए। अबे पर्यावरण का आ रहा है, सभी का अलग अलग। एक बार हम ये टेलीग्राम पर एक बार वोटिंग कर लेंगे, ठीक है? एक बार जो है टेलीग्राम पर वोटिंग कर लेंगे। शोध, आईटीसी, संप्रेषण और लोक विकास और पर्यावरण। क्योंकि मेरा बीए में ज्योग्राफी था, तो लोक पर्यावरण और लोक विकास और पर्यावरण वो तो मेरा अच्छा ही है। आईटीसी तो सबसे अच्छा है मेरा, वो आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा आईटीसी वाला पार्ट। बाकी संप्रेषण भी काफी इजी टॉपिक है। और रिसर्च का क्या है, रिसर्च तो मैं कर ही रहा हूँ फिलहाल, तो उसका भी हम पढ़ा देंगे, रिसर्च का अलग से। तो एक बार हम कमेंट कर लेंगे, एक बार हम पोल कर लेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो जिसमें ज्यादा वो उठाएंगे वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए बाकी जो स्पीड में सो आपको तो सब पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन जो है हम धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं जिससे हमारा बेस तैयार हो जाए, वो बातें होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं टेलीग्राम पर जो है उसका कमेंट कर दूंगा। एक बार हम आज जितना पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। आज हमने दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला देखी, लैब जो कि हर स्कूल में होती है। उसमें क्या है, दृश्य और श्रवण करने वाले गैजेट रखे जाते हैं, जैसे कि मूल रूप से पीसी, जहाँ पर पीसी लैब जो होती है, हमारी पीसी लैब जो होती है वही जो है दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला में अंतर्गत आती है। सभी विद्यार्थियों ने देखी होगी ये लैब। सभी विषय, सभी जो है स्कूलों में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो है ये लैब होती है, ठीक है? दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला, इसमें क्या है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ये सारे जो है पुराने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, टेलीविजन और कंप्यूटर। आज जो ये दो रखे जाते हैं, टेलीविजन रखा जाता है और कंप्यूटर रखा जाता है। इसके साथ साथ स्लाइड प्रोजेक्टर रखा जाता है और ओवर द हेड प्रोजेक्टर रखा जाता है। फिर माइक्रोदर्शी या माइक्रो प्रोजेक्टर, ये इस प्रकार की मशीन, और शिक्षण मशीन में भी जो पीसी आते हैं आजकल, ठीक है? ये सब जो रखे जाते हैं। बाकी जो पुराने टेप रिकॉर्डर, रेडियो जो या भी बंद हो गए, स्ट्रिप, ये सब कुछ बंद हो गया है, ठीक है? तो ये सब कुछ यहाँ जिस
जगह पर रखी जाती है उसे हम दृश्य श्राव्य प्रयोगशाला कहा जाता है। और स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा, हर स्कूल कॉलेज में ये एक प्रयोगशाला होती है। इसके बाद टेलीविजन और वीडियो हमने देखा था, टेलीविजन एंड वीडियो। और इसमें देखने सुनने की कान और आंख जो है ज्ञानेंद्रिया है। इससे हमारे भाषा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, योग, संगीत, इस सभी पर जो है टेलीविजन अच्छे तरीके से बता सकता है अगर इन सारे विषयों का ज्ञान लेना हो। और टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था? 1926 में। इसको अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जेएल बियर्ड, उन्होंने 1926 में जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। इतना नाम लिख लीजिए आपके नोटबुक में। और दूसरा कौन सा नाम लिखना है आपको बताता हूं मैं। कंप्यूटर, ये मैंने पूछा था प्रश्न, राष्ट्रीय दिवस, किसी ने उत्तर नहीं दिया। राष्ट्रीय दिवस कौन से होते हैं, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अच्छा, स्नेहा जी मल्टी टैलेंटेड की बात नहीं है। सारे हिंदी के विद्यार्थियों को जो है कंप्यूटर सिखाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत से स्कूल यूनिवर्सिटीज में जो है कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे एमए के पाठ्यक्रम में भी था, जबकि सारे विद्यार्थियों के एमए के और बीए के पाठ्यक्रम में जो है कंप्यूटर आ चुका है, कंपलसरी है ये। इसलिए जो है कंप्यूटर आपको सभी को सीखना है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट है जिनको कंप्यूटर आता है, एक बार कमेंट कीजिए। कंप्यूटर बेसिक नहीं, एडवांस कंप्यूटर आता है। एक बार जो है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नेट क्वालिफाई हो जाओगे, नेट क्वालिफाई होते ही आप जब कॉलेज में पढ़ाने जाओगे बीए की क्लास, तो आपको कौन सी क्लास मिलेगी पता है? सबसे पहले कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। आप हिंदी के हो लेकिन आपको कंप्यूटर क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है हिंदी का एक पार्ट है। हिंदी में कंप्यूटर का प्रयोग, क्योंकि सारी भाषाओं में, सारे विषयों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर जैसे पानी है, जैसे मनुष्य के लिए पानी है, वैसे शिक्षा के लिए कंप्यूटर है। मनुष्य के लिए जिस प्रकार पानी है, बिना पानी के कोई मनुष्य नहीं रह सकता, अफ्रीका का हो या फिर भारत का हो। उसी प्रकार से शिक्षा में आप किसी भी विषय के हो, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सारे सेपरेट पेपर्स होते हैं इनके, तो आप सभी को कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज। और राष्ट्रीय दिवस के बारे में प्रश्न पूछा। राष्ट्रीय दिवस हमारा क्या है? 15 अगस्त, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये क्या है? हमारे राष्ट्रीय दिवस है। शब्द से पहचानना सीखिए। राष्ट्रीय दिवस यानी कि राष्ट्र के दिवस कौन से हो गए? 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था और 26 जनवरी को क्या हुआ था? दोनों में अंतर कुछ है? 15 अगस्त को क्या है? हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। ठीक है, और 14 अगस्त को एक दिन पहले पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पहले हमने पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया था और उसके बाद क्या है, हमने खुद को स्वतंत्र कर लिया, भारत को। तो भारत का क्या है? 15 अगस्त है, और पाकिस्तान का क्या है? 14 अगस्त। हमसे एक दिन पहले उनको स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है, तो 14 अगस्त पाकिस्तान का है, 15 अगस्त हमारा है। 1947, 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को जो हमारा भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और आपको यह भी याद रखना, संविधान हमारा किस भाषा में लिखा गया है? इसका भी उत्तर दीजिए। संविधान हमारा, मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है? मूल संविधान हमारा किस भाषा में लिखा गया है? सबसे पहले हमारा संविधान किस भाषा में लिखा गया था? क्योंकि ये भी जीके और यूके के प्रश्न भी पेपर 1 में आते हैं, ये सिलेबस से बाहर भी नहीं है, ये सिलेबस के अंतर्गत ही है ये बात, क्योंकि थोड़े जीके वाले प्रश्न भी आते ही है।
और ये बेसिक नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो संविधान किस भाषा में लिखा गया था? मूल मूल संविधान जो हमारा है आज भी लिखा गया है, काफी बड़ा है। मूल संविधान जो है काफी बड़ा है, ऐसा बड़ी सी किताब है। 5-6 किताबों को अगर एक साथ रख लो आप तो उससे भी बड़ी होगी वो मूल संविधान। हाँ, सीमा जी ने सही उत्तर दिया। मूल संविधान जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। मूल संविधान जो है इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में नहीं। और हिंदी में अनुवाद करने के लिए समय लगा था। मूल में अंग्रेजी में लिखा गया, फिर अनुवाद किया गया और फिर 26 जनवरी को जो है लागू कर दिया गया। और इसलिए संविधान में भी वहां पर भी एक पॉइंट आता है, अगर हिंदी अनुवाद में कुछ गलतियां होगी तो किसको ग्राह्य या फिर सही माना जाएगा? अंग्रेजी को। हमेशा हिंदी में कोई गलती होगी संविधान में अनुवाद में तो उसे सही माना नहीं जाएगा। जो अंग्रेजी में मूल में लिखा गया है वही असली संविधान है, और आखिरी निर्णय जो है उसी संविधान पर लिया जाता है जो अंग्रेजी में लिखा गया है। जैसे कि हमारे पेपर वन में भी यही नियम लिखा होता है कि हिंदी और इंग्लिश में, इन दोनों में अगर कोई त्रुटि होती है तो प्रमाणिक किसको माना जाएगा? अंग्रेजी को माना जाएगा। उसी प्रकार संविधान में भी अगर हिंदी अनुवाद में कोई त्रुटि होती है तो प्रामाणिक किसे माना जाएगा? इंग्लिश जो कि मूल में लिखा गया है संविधान, ठीक है, तो उसे माना जाता है। तो हमने कंप्यूटर के 4 प्रकार भी देखे और फिर रिकॉर्डिंग देखी है हमने और मूल्यांकन देखा है। महात्मा गांधी की एक शिक्षा पद्धति है जिसका नाम है वर्धा शिक्षण पद्धति। किसी को पता है वर्धा शिक्षण पद्धति क्या है? वर्धा शिक्षण पद्धति, महात्मा गांधी की शिक्षण पद्धति का नाम है वर्धा शिक्षण पद्धति। वर्धा शिक्षण पद्धति, वर्धा शिक्षण क्या है किसी को पता है? जो कि गांधी का है। अंग्रेजी को स्वीकार इसलिए किया जाता है सीमा जी क्योंकि हमारा संविधान अंग्रेजी में ही लिखा गया है, क्योंकि मूल में वही है। ओरिजिनल कोई प्रामाणिक माना जाएगा ना, क्योंकि हिंदी में जो संविधान हम पढ़ते हैं वो अनुवाद है। हिंदी में जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? अनुवाद है। और अनुवाद को कभी भी सही क्यों मान सकते हैं हम? अनुवाद अनुवाद होता है, अनुवाद मूल की जगह नहीं ले सकता। मौलिक क्या है? मौलिक अंग्रेजी में लिखा गया संविधान है और उसका अनुवाद क्या है? हिंदी है। हिंदी या फिर मराठी, तमिल, कन्नड़, सारी भाषाओं में जो उसका अनुवाद हो चुका है। लेकिन ओरिजिनल कौन सा है? आया संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी को ही सही माना जाता है। इसलिए आपको अगर कोई संविधान में कोई रूल पढ़ना होगा तो आपको इंग्लिश में एक बार चेक करना होगा कि इंग्लिश में भी वही लिखा गया है या नहीं, क्योंकि जो है संविधान जो है आखिर में किसको माना जाता है? जो इंग्लिश में लिखा गया है उसी को माना जाता है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। हिंदी तो केवल हमारी सुविधा के लिए हिंदी में अनुवाद किस लिए किया गया है? सुविधा के लिए। जो हिंदी जनता है उन्हें पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए अनुवाद किया गया है। या फिर जो जनता मराठी है, जो जनता तमिल, तेलुगु है, मलयालम है, उनको पढ़ने की सुविधा हो इसलिए उनका अनुवाद किया गया है। लेकिन ओरिजिनल कॉपी क्या है? अंग्रेजी में। और जो आपको आज भी जो ओरिजिनल कॉपी को सुरक्षित रखा गया है, जो पहली कॉपी है उसे सुरक्षित रखा गया और वो भी अंग्रेजी में है, काफी बड़ी है वो। एक बार अगर उसकी फोटो अगर मिलती है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ दिनों पहले जो है मोदी जी भी वहां पर गए थे देखने के लिए। सारे जो पीएम होते हैं वो एक बार जो जाते हैं उसे देखने के लिए। तो मैं आपको उसकी एक फोटो दिखा देता हूँ, एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ ओरिजिनल हमारा संविधान जो है। ये अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी पीपीटी में।
ये देखिए, ये है ओरिजिनल संविधान हमारा, काफी बड़ा है ये। देखिए अंग्रेजी में लिखा गया है। काफी बड़ा है, आप इससे पता लगा सकते हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन देखिए, यहाँ पर एक फोन है छोटा सा, और यहाँ पर एक फोन है। इस फोन से आप पता लगा सकते हैं कि ये काफी बड़ी ग्रंथ है। और एक बात है, सत्यमेव जयते, ये जो है हमेशा देवनागरी में ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये लोगो है। क्या है? लोगो। और लोगो की भाषा चेंज नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पर सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, उसके नीचे जो हिंदी में लिखा गया आपको दिखाई देगा, ये हिंदी नहीं, ये देवनागरी है और संस्कृत भाषा है ये, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसलिए आप कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी अंग्रेजी पत्र देखिए, तमिल देखिए, तेलुगु देखिए, दुनिया भर की कौन सी भाषा में अनुवाद हो, लेकिन ये हमारा राष्ट्र चिन्ह है, और ये राष्ट्र चिन्ह के साथ ही आता है सत्यमेव जयते, और ये ऐसा ही लिखा जाएगा कहीं पर भी जाइए। तो इसे देखकर ये मत समझना कि हिंदी में है, ये अंग्रेजी में। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा गया है। ये ओरिजिनल संविधान है जिसकी भाषा है अंग्रेजी। तो काफी बड़ा है ये, इसे रखा गया था, इसे सुरक्षित रखा गया, क्योंकि कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए संविधान में, कॉपी हमारे पास होनी चाहिए ओरिजिनल रेफर करने के लिए। तो इसलिए इसे काफी टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। इसे जो ओरिजिनल संविधान है, इसे काफी सुरक्षा में रखा गया है, वहां पर कोई आम जनता जा नहीं सकती ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर कितनी बड़ी किताब है, और डिस्प्ले करने के लिए दूसरी एक है यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से। तो मैंने वर्धा शिक्षण प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछा था, किसी ने उत्तर दिया है? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आज, सभी का धन्यवाद।